दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त तमिल सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसकी कहानी कहीं और से शुरू होती है और खत्म कहीं और होती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2 और इसको हाल ही में रिलीज किया गया है। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत आधी रात से होती है, जहां एक MLA को उसका एक आदमी फोन करके बताता है कि सर, आप आराम से सो रहे हैं, जबकि आपके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला है। तो ये सुनकर MLA की नींद टूट जाती है और वो फौरन अपने काम पर लग जाता है। इसके लिए सबसे पहले वो अपने सारे पैसे, जेवर और प्रॉपर्टी के पेपर्स इकट्ठा करता है और फिर अपने आदमियों को बुलाकर कहता है कि इन सभी चीजों को मेरे रिजॉर्ट में छुपा दो और सारा काम इस तरह से करना कि किसी को कानो कान खबर ना हो। इसके बाद MLA के आदमी वो सारा सामान रिजॉर्ट में ले जाकर कहीं छुपा देते हैं। इसी बीच MLA का चेला रिजॉर्ट के मैनेजर से कहता है कि हमने यहाँ ढेरों सारा पैसा और सामान छुपाया है और ये सब बड़े साहब का है। अभी कुछ दिक्कत है, इसीलिए ये सामान यहाँ लाया गया है। तो जब मामला शांत हो जाएगा तब हम वापस आकर ये ले जाएंगे। लेकिन इसी बीच अगर तुम्हें कैसी भी कोई भनक लगे तो फौरन फोन करके हमें बताना। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और देखते ही देखते पूरे 7 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि MLA के घर पर इस बीच कोई रेड नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद MLA कोई चांस लेना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि वो छापा कभी भी पड़ सकता है, इसलिए सभी चौकन्ने रहना और हर आने जाने वाले पर नजर रखना। अब उसी रात उस रिजॉर्ट का मैनेजर MLA को फोन करता है और कहता है कि सर, यहाँ ढेर सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, पर आपके ऑर्डर की वजह से मैंने कई लोगों को वापस भेज दिया है, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो MLA ये सुनकर उससे कहता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, आगे से किसी को नहीं लौटाना और कस्टमर्स को रूम दे देना, लेकिन जो भी कस्टमर आए उस पर अपनी नजर रखना और पल पल की खबर मुझे देते रहना। तो इस तरह अब बात बनते ही वो मैनेजर रूम्स देना शुरू कर देता है। इसके बाद अगले सीन में हम रक्षण और उसकी बीवी श्रुति को इस रिजॉर्ट में आता हुआ देखते हैं, जिनकी अभी अभी हाल ही में नई नई शादी हुई होती है और वो हनीमून के लिए यहाँ आए थे। खैर, अब रात को आपस में टाइम स्पेंड करने के बाद रक्षण सिगरेट पीने के लिए रूम से बाहर आता है, लेकिन तभी उसे झाड़ियों के बीच में से कुछ आवाज सुनाई देती है। अब उस आवाज के बारे में पता करने के लिए वो थोड़ा आगे जाता है, लेकिन यहाँ वो जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसके सामने ही एक अनजान आदमी एक लड़की को गन से मार देता है, लेकिन वो आदमी रक्षण को देख नहीं पाता, जबकि रक्षण अपनी आंखों से इस क्राइम को देख लेता है। ये देखकर अब रक्षण के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डर के मारे वापस अपने रूम में भाग आता है और श्रुति को कुछ नहीं बताता। फिर अगले दिन सुबह रिजॉर्ट में काम करने वाला एक आदमी साफ सफाई करते वक्त उस लड़की की डेड बॉडी को देख लेता है, जिसके बाद वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। इसी बीच मैनेजर को भी इस क्राइम की भनक लग जाती है, जिसके बाद वो भी MLA को फोन करके बता देता है कि सर, हमारे रिजॉर्ट के आसपास एक लड़की की हत्या हो गई है। ये सुनकर MLA पहले तो पूछता है कि क्या वो लड़की हमें या हम उसको जानते थे। तो मैनेजर कहता है कि नहीं सर, उस लड़की को हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। तो MLA कहता है कि फिर तुम फिक्र मत करो, मैं अभी एक पुलिस ऑफिसर से बात कर लूंगा, वो सब देख लेगा, लेकिन तुम पुलिस वालों को कुछ मत बताना और अपने लोगों को चुप रहने के लिए बोल देना। इसके बाद अगले सीन में हमें ज्योतिका नाम की एक पुलिस ऑफिसर दिखाई जाती है, जो 2 लड़कों को गांजा के केस में गिरफ्तार कर रही होती है। हम देखते हैं कि वो लड़के ज्योतिका से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम, हमें छोड़ दो, हम दोबारा से ये गलती नहीं करेंगे, हमने लालच में आकर एक्स्ट्रा पैसों के लिए ये काम किया था। तो ज्योतिका पहले तो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करती है कि इससे पहले कभी उन्होंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया, और जब उसे पता चलता है कि ये उनका पहला क्राइम है तो वो उनको वार्निंग देकर छोड़ देती है और उनको समझाती है कि आगे से ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि इस बार तो मैं केस फाइल नहीं कर रही, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगी। खैर, तभी वो MLA ज्योतिका को फोन करके रिजॉर्ट के हादसे के बारे में बताता है और उसे फौरन वहां पहुंचने के लिए कहता है। इसके बाद ज्योतिका अपनी टीम के साथ रिजॉर्ट पर पहुंचकर उस केस को टेकअप कर लेती है। अब वो अपनी टीम से कहती है कि पहले इस लड़की के बारे में पता करो, इसका नाम क्या है और कहां से आई है। तभी अचानक MLA का एक आदमी ज्योतिका से आकर कहता है कि मैडम, साहब ने आपको फोन करके बताया तो होगा ही, इन्वेस्टिगेशन में हमारे रिजॉर्ट का नाम नहीं आना चाहिए। तो ज्योतिका जवाब देती है कि हाँ हाँ, मुझे पता है, मैंने तुम्हारे साहब से बात कर ली है, तुम जाओ। इसके बाद वो अपनी टीम से कहती है कि फिलहाल रिजॉर्ट में जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्टाफ हो या कस्टमर, उनके सभी के फोन जब्त कर लो और किसी को बाहर मत जाने देना जब तक कि मैं ना कहूँ। तो इसके बाद कांस्टेबल्स हर रूम में जाकर लोगों के मोबाइल्स को जब्त करने लगते हैं
अब पहले रूम में एक हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा होते हैं। दूसरे रूम में एक बिजनेसमैन अक्षय होता है, वो भी अकेला। इसके बाद तीसरे रूम में मदन नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड संजना के साथ होता है, जो अफेयर में होने के चलते यहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए होते हैं। फिर चौथे रूम में 4 यूट्यूबर्स होते हैं, जिनमें 2 लड़के होते हैं और 2 लड़कियाँ। यहाँ हमें पता चलता है कि ये चारों लोग प्रैंक वीडियोस बनाते हैं और उन्हें YouTube पर अपलोड करते हैं, और इसी वजह से ये नई लोकेशन में शूटिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और फिर इन सभी के बाद एक रूम में रक्षण और श्रुति रुके होते हैं। तो इस तरह अब सारे लोगों के फोन जब्त कर लिए जाते हैं। अब चूंकि रक्षण कल रात उस कत्ल को होते हुए देख चुका था, इसलिए वो बहुत घबराया हुआ होता है। इसी बीच श्रुति इस चीज को नोटिस कर लेती है, इसलिए वो उसे पूछती है कि बेबी क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो। लेकिन रक्षण अभी तक उसे सच नहीं बताता और कहता है कि बस जगह चेंज होने की वजह से थोड़ी सी थकावट है और कुछ नहीं। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर शिवा रामन उनके रूम के पास आता है और उस हत्या के बारे में श्रुति से बात करने लगता है। अब रक्षण उसे देखकर एकदम से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसने कल रात शिवा रामन को ही उस लड़की को मारते हुए देखा था। और तभी उसे याद आता है कि शिवा रामन की स्टिक में ही एक हिडन गन थी, जिससे उसने उस लड़की की हत्या की थी। अब श्रुति शिवा रामन से कहती है, अंकल हम तो यहाँ हनीमून मनाने आए थे, लेकिन यहाँ मर्डर हो गया और हमारा हनीमून इस सब में स्पॉइल हो गया। तो शिवा रामन ये सुनकर उसे जवाब देता है कि लगता है कि तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो बेटा, कल तक ये मामला सुलझ जाएगा। ऐसा कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन रक्षण अभी भी शॉक में होता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो पुलिस को इस बारे में बताए या इस मामले से दूर रहे। अब दूसरी तरफ एमएलए का आदमी मैनेजर को समझाता है कि घबराहट में उन पैसों के बारे में कुछ मत बता देना, बस जो सवाल पूछे जाएं सिर्फ उनका जवाब देना। अब थोड़ी देर बाद ज्योतिका मैनेजर से पूछती है कि तुम्हारे रिजॉर्ट में कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो मैनेजर जवाब देता है कि मैडम हमारे रिजॉर्ट के अंदर कोई कैमरा नहीं है, सिर्फ मेन गेट पर एक कैमरा लगा है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि कस्टमर्स की प्राइवेसी के लिए हमने अंदर कैमरे नहीं लगाए। इसके बाद ज्योतिका उससे उस मरी हुई लड़की के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की कौन थी और तुमने कभी उसे पहले देखा था। तो मैनेजर कहता है कि नहीं मैडम, मुझे नहीं पता और ना ही मैंने उसे कभी देखा, साथ ही वो हमारे रिजॉर्ट में रुकी भी नहीं थी। ये तो सुबह उस सफाई वाले को दिखी थी, पता नहीं कहां से आई होगी। तो ये सुनकर अब ज्योतिका शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर वो लड़की यहाँ की कस्टमर नहीं थी तो इसका मतलब कोई उसे यहाँ लाया होगा। इसलिए अब वो उस रिजॉर्ट का रजिस्टर और मेन गेट का कैमरा चेक करने लगती है, ताकि पता चल सके कि कौन कौन कब कब आया था और क्या वो लड़की किसी के साथ आई थी। तो सीन यहाँ से अब फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि पहले रक्षण और श्रुति हनीमून के लिए आते हैं, फिर बिजनेसमैन अक्षय आता है जो सिंगल होता है। इसके बाद 4 यूट्यूबर्स आते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मदन और संजना भी आते हैं, और हम देखते हैं कि संजना पर उन यूट्यूबर्स में से एक लड़का लाइन मारने लगता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। इसके बाद रिटायर्ड ऑफिसर शिवा रामन वहां आता है, और फिर रिजॉर्ट में आने के बाद सारे कस्टमर्स अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मदन और संजना एक दूसरे के करीब आने वाले होते ही हैं कि तभी वो 4 यूट्यूबर्स उसके रूम पर आकर उसे बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने आते हैं। असल में जो लड़का संजना पर लाइन मार रहा था, आज उसका बर्थडे होता है, इसलिए वो अपने बर्थडे के लिए उन दोनों को इनवाइट करने आता है। तो मदन उन लोगों से कह देता है कि ठीक है, हम दोनों आ जाएंगे। इसके बाद वो चारों शिवा रामन को भी इनवाइट करने जाते हैं, लेकिन शिवा रामन उनसे कहता है कि नहीं बच्चों, मैं पार्टी में नहीं आ सकता, मेरी दवा का टाइम हो गया है, इसलिए मैं तो दवाई खाकर सोने जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग एंजॉय करो। फिर थोड़ी देर बाद रिजॉर्ट के कुछ कस्टमर्स इकट्ठा होकर एक छोटी सी बर्थडे पार्टी शुरू करते हैं, और इसी बीच जो मैनेजर होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन एमएलए को देता रहता है कि रिजॉर्ट में कौन आया कौन गया और सब कुछ। फिर उसी पार्टी के बाद उस लड़की की हत्या हो जाती है, और एक बात ये भी होती है कि उस वक्त रक्षण ने शिवा रामन को उसे मारते देखा था। खैर, अब प्रेजेंट डे पर ज्योतिका सारे लोगों को इकट्ठा करके कहती है कि मुझे पूरा शक है कि उस लड़की का मर्डर तुम लोगों में से ही किसी ने किया है, इसलिए अभी सच सच बता दो ताकि बाद में भुगतना ना पड़े। लेकिन यहाँ पर सभी लोग उससे कहते हैं कि नहीं मैडम, वो लड़की कौन है हमें नहीं पता, और आखिर उसे मारकर हमें क्या मिलेगा, हम लोग तो यहाँ वेकेशन के लिए आए थे, इसलिए प्लीज मैडम गेट खोलिए, हमारे मोबाइल्स हमें दे दीजिए, अब हमें यहाँ से जाना है। तो ज्योतिका ये सुनकर चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, तुम में से कोई बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ इंक्वायरी खत्म होने के बाद ही तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वो कहती है कि हो सकता है कि तुम लोगों ने हत्या नहीं की हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर जानते हो जो यहाँ बोलने से डर रहे होंगे, इसलिए अगर ऐसा है तो तुम लोग मुझसे पर्सनली मिलकर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो।
मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उधर दूसरी तरफ एक कांस्टेबल अपने साथी से पूछता है कि क्या हमारी ज्योतिका मैडम सिंसियरली काम करती हैं? तो वो जवाब देता है कि नहीं, वो इतनी सिंसियर ऑफिसर नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों वो इस केस में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। हो सकता है कि शायद ऊपर से बड़ा अमाउंट मिलने वाला होगा। खैर, तभी ज्योतिका का सीनियर ऑफिसर फोन करके उससे डिटेल्स पूछता है और जल्दी से किसी को फंसाकर केस को क्लोज करने को कहता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में इलेक्शंस हैं। इसलिए अगर इस वक्त ये कत्ल की खबर शहर में फैली तो राजनीतिक लोगों का दबाव बढ़ने लगेगा। इसके बाद ज्योतिका अपनी टीम से कहती है कि पहले तुम लोग उस लड़की के बारे में पता करो कि वो कौन है और कहाँ की है। साथ ही आसपास के पुलिस स्टेशन में किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं है, ये पता करो। वो कहती है कि सर ने तो कह दिया है कि केस बंद कर दो, लेकिन अभी हत्या के 24 घंटे भी नहीं हुए, तो मैं कैसे इस केस को क्लोज कर दूं? अब उसी शाम हम श्रुति को रोमांटिक मूड में रक्षण के पास आता हुआ देखते हैं, लेकिन रक्षण अभी भी उस कत्ल की याद की वजह से बहुत टेंशन में होता है और ढंग से टाइम भी नहीं बिता पाता। इसी बीच वो अपना मूड सेट करने के लिए सिगरेट पीने बाहर आता है, लेकिन तभी मदन भी अपने रूम से बाहर आकर रक्षण से बात करने लगता है कि क्या हुआ भाई, नींद नहीं आ रही क्या? तो ये सुनकर रक्षण पहले तो सोचने लगता है कि उसे कुछ बताए या ना बताए, लेकिन अकेले इस चीज को झेलकर वो परेशान हो चुका था और ऊपर से पुलिस को बताने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इसलिए वो अब ये बात मदन को बताने का फैसला करता है। तो इस तरह अब वो उसे उस कल रात का इंसिडेंट बताते हुए कहता है कि कल रात मैं सिगरेट पीने बाहर आया था, तभी मैंने उस लड़की का मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देखा था और उसे मारने वाला वो बूढ़ा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर शिवा रामन था। तो ये सुनकर पहले तो मदन थोड़ा लुक देता है और फिर अचानक तेज तेज हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम सिर्फ सिगरेट पीते हो या गांजा भी? तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो वो बूढ़ा आदमी ढंग से चल तक नहीं पाता, सिर्फ अपनी छड़ी की मदद से चलता है, तो आखिर वो हत्या कैसे कर सकता है? जरूर तुमने ज्यादा नशा कर लिया होगा, इसलिए ऐसी बातें पुलिस वालों को मत बताना, वरना ये लोग तुम्हें ही पकड़ लेंगे। इसके बाद सुबह ज्योतिका सारे लोगों से पर्सनली पूछताछ शुरू कर देती है। इसलिए सबसे पहले वो उन 4 यूट्यूबर्स को बुलाती है और पूछती है कि कल रात तुम लोग क्या कर रहे थे। अब वो बताते हैं कि असल में कल रात हमारी 2 लड़कियां भूत बनकर प्रैंक करने की प्रैक्टिस कर रही थी और हमारा प्लान था कि हम लोग मिलकर यहाँ पर लोगों को डराएं और इस चीज को शूट कर लें। लेकिन जैसे ही हम शूट करने के लिए बाहर आए तो इसी बीच हमें एक गन शॉट की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद डर के मारे हम अपने रूम में ही भाग आए। लेकिन इस सब के बीच में हमारा कैमरामैन जल्दबाजी में फिसल गया, जिस वजह से उसका चश्मा नीचे गिर गया था। अब उसे बिना चश्मों के कुछ नजर तो नहीं आता, लेकिन फिर भी उसने धुंधली आंखों से देखा कि कोई आदमी वहां से भाग रहा था और ये सारी चीजें हमारे कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई। इसके बाद ज्योतिका उन यूट्यूबर्स की वीडियो देखती है और फिर उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो वो चारों उसको जवाब देते हैं कि मैडम, हमें तो उस मदन पर शक है, क्योंकि मदन और संजना वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इसके बाद ज्योतिका मदन और उसकी गर्लफ्रेंड संजना को अपने पास बुलाकर पूछताछ करने लगती है और पूछती है कि तुम लोगों को अगर कुछ पता हो तो मुझे बता दो। इस पर मदन कहता है कि मैडम, उस रात मैं कहीं बाहर नहीं गया, असल में मैं यहाँ संजना के साथ एंजॉय करने आया हूँ। अब संजना भी ज्योतिका से यही कहती है कि मैडम, हम दोनों अपने कमरे से बाहर ही नहीं गए और ना ही हमें कुछ पता है। लेकिन तभी मदन और संजना उस फैमिली वाले आदमी पर शक करने लगते हैं और मदन कहता है कि मैडम, आप उनसे पूछताछ कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा चुप चुप से लोग हैं, जैसा कुछ छुपा रहे हों। तो अब ज्योतिका इस तरह उस फैमिली के आदमी को बुलाती है और फिर वो उससे कहता है कि मैडम, कल रात मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं बार बार अपने रूम से बाथरूम और बाथरूम से अपने रूम में ही घूम रहा था, पर आप मुझ पर शक क्यों कर रही हैं? मैं परिवार वाला सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे इस सब से दूर रखिए और ऐसे आदमी को ढूंढिए जिसके आगे पीछे कोई ना हो। तभी ज्योतिका को उस अकेले आदमी यानी बिजनेसमैन की याद आती है जो यहाँ पर अकेला आया था। तो इसके बाद फिर ज्योतिका उस बिजनेसमैन अक्षय को बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम कल रात कहाँ थे और क्या कर रहे थे? तो अक्षय उससे कहता है कि मैडम, मैं तो यहाँ पर वैकेशन मनाने आया हूँ और वो लड़की कौन है मैं नहीं जानता, और ज्यादा हो तो आप चाहें तो मेरा बैकग्राउंड चेक कर सकती हैं। इस तरह अब सभी के स्टेटमेंट्स को सुनकर ज्योतिका शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा होता है। इसके बाद अब ज्योतिका रक्षण को बुलाती है, वो उससे अपनी पूछताछ शुरू कर देती है। अब रक्षण भी ठान लेता है कि अब वो सच बता देगा, इसलिए अब वो अपने रूम में जाकर एक पेपर पर सब कुछ लिखता है ताकि ज्योतिका को पर्सनली दे सके। इसके बाद वो मौके की तलाश में बाहर निकलता है कि कब ज्योतिका अकेली मिले और कब वो उसे वो पेपर दे दे। लेकिन तभी अचानक अक्षय उसके पास आता है और पूछता है कि ब्रो, तुम इस कागज के टुकड़े के साथ क्यों बैठे हो और इतने टेंस क्यों लग रहे हो? लाओ, ये मुझे दे दो, मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूंगा। इस तरह अब दोनों के बीच में बातचीत चल ही रही होती है
कि तभी शिवारामन वहाँ आ जाता है और उसे अपने सामने देखकर रक्षण डर के मारे वो पेपर अपने मुंह में ही रख लेता है। इसके बाद शिवारामन रक्षण से कहता है कि बेटा थोड़ी देर मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ पर्सनली बात करनी है। अब रक्षण को उसके साथ जाने में डर जरूर लगता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चल देता है। इस तरह अब शिवारामन लक्ष्मण को अपने कमरे में ले जाता है और फिर अपनी लकड़ी से उस पर पॉइंट कर देता है। ये देखकर अब रक्षण उससे डर जाता है कि कहीं ये उसे भी कल की तरह मार ना दे। लेकिन तभी शिवारामन उससे कहता है कि बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। असल में कल रात जो लड़की मरी है उसे मैंने ही मारा है। वो कहता है कि मैंने उसे पहले जख्मी करके अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखा और फिर यहाँ लाकर मार दिया, लेकिन मुझे शक है कि किसी ने मुझे ऐसा करते हुए कल रात देख लिया था, इसलिए अब मैं उस गवाह को भी मारना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ रुका हुआ हूँ। ये सुनकर अब रक्षण के होश उड़ जाते हैं कि ये बुढ़ा कैसा आदमी है कि अपना पूरा कांड मुझे आराम से बताया जा रहा है। इसलिए अब वो उससे पूछता है कि आप ये बातें मुझे क्यों बता रहे हैं। तो शिवारामन जवाब देता है क्योंकि तुम मुझे पसंद हो और मुझे तुमको सच बताने का मन हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें ये बता दिया। फिर वो कहता है कि तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर दो। इस तरह वो रक्षण को कुछ करने के लिए बताता है और रक्षण भी हाँ कर देता है कि ठीक है मैं मदद कर दूंगा। अब उसी वक्त एक कांस्टेबल झाड़ियों में सुसु करने जाता है और वहाँ वो कुछ देखकर एकदम से शॉक्ड होकर चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो बाकी पुलिस वालों और ज्योतिका को भी वहाँ बुला लेता है और वो सभी वहाँ पहुंचकर शॉक में रह जाते हैं। इधर रक्षण शिवारामन से बात करके उसके मना करने के बावजूद पुलिस को उसका सच बता ही देता है और उसके बाद वो अपनी बीवी श्रुति के पास आता है और कहता है कि अब जाकर मुझे तसल्ली मिली है, जबकि मैं कितने वक्त से परेशान था। इसके बाद पुलिस वाले फौरन शिवारामन के कमरे में पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि हमें आपके बारे में सब पता चल गया है, इसलिए आपको अभी हमारे साथ आना होगा। इस तरह वो उसे गिरफ्तार करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच शिवारामन पुलिस से एक्सक्यूज मांगकर रक्षण के कमरे में जाता है और अपनी लकड़ी वाली गन से रक्षण और श्रुति को मार देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सब असल में रक्षण का एक बुरा ख्वाब था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले जो शॉक में थे वो असल में एक मरे हुए जानवर को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या है, हमने तो सोचा तुमने कुछ खास देखा होगा। और फिर इसी बात पर ज्योतिका उस कांस्टेबल को डांटते हुए कहती है कि इसे देखकर तुम चिल्लाने लगे थे। उधर अब रक्षण इस टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और फाइनली ज्योतिका के पास सच बताने के लिए जाने लगता है। अब वो उससे अपनी बात कर ही रहा होता है कि इतने में शिवारामन वहाँ आ जाता है। इसी बीच वो इनडायरेक्टली रक्षण से कहता है कि श्रुति कहाँ है, कमरे में है क्या, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। ये देखकर अब रक्षण समझ जाता है कि अगर उसने सच बताया तो शिवारामन उसकी बीवी यानी श्रुति को ही मार देगा, इसलिए अब वो यही बात सोचकर ज्योतिका को सच नहीं बताता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो बिजनेसमैन अक्षय उस रिजॉर्ट के मैनेजर के पास जाता है और उससे पूछता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो मैनेजर ये सुनकर उसको धीरे से जवाब देता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ मैं देख लूंगा, लेकिन तब तक तुम बार बार मेरे पास आकर ऐसी बात मत किया करो वरना पुलिस को शक हो जाएगा। यानी यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों की कोई अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रक्षण अपने रूम में लौटता है जहाँ श्रुति गहरी नींद में सो रही होती है, लेकिन उस हादसे की वजह से रक्षण का चेन पूरी तरह से उड़ चुका होता है। ऊपर से उसने कई बार ज्योतिका को सच बताने की कोशिश की, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ शिवारामन उस पर नजर रखे बैठा होता है। तो इस टेंशन को अब बर्दाश्त ना करके रक्षण सीधा शिवारामन के पास जाता है और उससे सच बोल देता है कि सर, उस दिन जब आपने उस लड़की का कत्ल किया तो मैंने ही आपको देखा था। वो कहता है कि इतना सब करने के बाद भी और उस मासूम लड़की को मारने के बाद भी आज आप इतनी शांति से बैठे हो, जबकि मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ चुका है। तो ये सुनकर शिवारामन उसे जवाब देता है कि किसने कहा कि वो लड़की मासूम थी, क्योंकि उसने तो मेरी बीवी मधी को बेरहमी से मार दिया, फिर वो मासूम कैसे हो सकती है। इस तरह अब वो रक्षण को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद सीन यहाँ से सीधा फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि शिवारामन आर्मी में होता है और उसकी शादी मधी नाम की एक लड़की से होती है। इसके बाद उन दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही होती है, लेकिन जब कई साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं होती तो वो अनाथालय जाकर बच्चों के साथ टाइम बिताना शुरू कर देते हैं। फिर देखते ही देखते शिवारामन रिटायर हो जाता है, लेकिन बूढ़े होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और खुशी से टाइम बिताते हैं। और फिर एक दिन शिवारामन का पुराना दोस्त मोहन उसके पास आता है और उसे कार्तिक नाम के लड़के से मिलवाता है, जो असल में मोहन के गांव का था, लेकिन काम की तलाश में यहाँ आया हुआ था। लेकिन तभी शिवारामन मोहन से कहता है कि फिलहाल तो कोई जॉब नहीं है, लेकिन अगर वैकेंसी हुई तो मैं फौरन बता दूंगा। हाँ, लेकिन तब तक कार्तिक हमारे घर पर रह सकता है।
तो मोहन ये सुनकर खुश हो जाता है कि आखिर शिवा उस लड़के की मदद करेगा और उसे अपने घर पर भी रखेगा। तो इतना सब बात करने के बाद मोहन शिवारामन को थैंक यू बोलकर निकल जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और फिर कार्तिक उनके घर का फैमिली मेंबर जैसा बन जाता है। वो शिवारामन और मदी के कामों में पूरी तरह से मदद करने लगता है। और फिर इसी बीच एक दिन जब अचानक मदी की तबीयत बिगड़ जाती है तो कार्तिक ही उसे फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद कार्तिक अपनी गर्लफ्रेंड काव्या को लेकर शिवारामन के पास आता है। तो शिवारामन ये देखकर समझ जाता है और उससे कहता है कि अच्छा, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन क्या इसके बारे में तुम्हारे घर वालों को पता है? तो इतने में काव्या शिवारामन से कहती है कि नहीं अंकल, जब कार्तिक की जॉब लग जाएगी तब मैं अपने घर पर उसकी बात बताऊंगी, लेकिन उस वक्त आपको हमारी मदद करनी होगी। तो शिवारामन ये सुनकर कहता है कि ठीक है बेटा, कार्तिक तो वैसे भी मेरे बेटे जैसा है, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर बात कर लूंगा। इसके बाद कार्तिक काव्या को लेकर मदी के पास जाता है, जहाँ काव्या मदी से आशीर्वाद लेती है और मदी भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जब काव्या कार्तिक से अकेले में मिलती है तो वो उससे कहती है कि वाह कार्तिक, ये घर तो मुझे बहुत पसंद आया। सोचो, इतना बड़ा घर है और ऊपर से आंटी ने अपनी अलमारी में ढेर सारे गहने भी दिखा दिए। फिर वो कहती है कि चलो उनमें से कुछ जेवर चुरा लेते हैं और अपना फ्यूचर सेट कर लेते हैं। लेकिन तभी कार्तिक ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है और उससे कहता है कि काव्या, ये तुम क्या कह रही हो? ये लोग तो मेरे माँ बाप जैसे हैं, इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। पर काव्या उसे समझाती है कि देखो कार्तिक, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ और जॉब मिलने के बाद पैसे जमा करने में हम दोनों को सालों लग जाएंगे, इसलिए अगर हम थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाएंगे तो जल्दी सेटल हो जाएंगे। और वैसे भी ये दोनों बूढ़े हैं, तो तुम ही बताओ कि इतने पैसों का ये लोग क्या करेंगे? इनकी तो कोई संतान भी नहीं है। तो इस तरह अब कार्तिक उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, सेटल होने में हमें सालों लग जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम गहने और पैसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और थोड़ा पैसा और जेवर छोड़ जाएंगे ताकि इन लोगों को ज्यादा दिक्कत ना आए। तो इस तरह अब उसी दिन शिवारामन किसी काम से दूसरे शहर जाता है और वो मदी से कहकर जाता है कि मैं रात तक वापस आ जाऊंगा, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन जब रात को मदी उसे फोन करके पूछती है कि आप कब आओगे, तो शिवारामन जवाब देता है कि यहाँ मीटिंग आज देर में खत्म हुई थी तो मैं आज नहीं निकल पाया, इसलिए मैं सुबह आ जाऊंगा। फिर वो कहता है कि अगर इसी बीच तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो कार्तिक है ना, वो तुम्हारे काम को कर देगा। तो इस तरह रात में मदी सो जाती है, लेकिन यही मौका कार्तिक और काव्या चाहते थे, इसलिए वो दोनों फौरन उस पैसे वाले कमरे में जाकर अलमारी से गहने चुराने लगते हैं और चाबी उन्हें इसलिए आसानी से मिल जाती है क्योंकि इतने दिनों में कार्तिक को एक एक चीज के बारे में पता चल चुका था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। खैर, अब सामान निकालते वक्त जल्दबाजी में कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं क्योंकि कार्तिक बार बार कह रहा होता है कि पूरा सामान लेकर नहीं जाएंगे, थोड़ा सामान छोड़कर जाएंगे। लेकिन इतने में वो आवाजें सुनकर मदी अचानक वहाँ आ जाती है और फिर वो कार्तिक और काव्या को गहनों के साथ देख लेती है और सारा सीन समझ जाती है। पर वो हल्ला नहीं करती, बल्कि कार्तिक से कहती है कि बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? और ये देखकर कार्तिक एकदम से इमोशनल हो जाता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में ये गलती कर रहा था, लेकिन आप ये बात सर को मत बताना, वरना वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे और मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो मदी अब उससे शांत रहने को कहती है कि घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर इतने में पास खड़ी काव्या अचानक एक चीज से मदी के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और फिर ये देखकर कार्तिक उसे डांटने लगता है कि ये क्या कर दिया, मैं माँ जी को समझा रहा था ना। ये बात यहीं पर खत्म हो जाती। तो काव्या उससे कहती है कि अगर ये बुढ़िया सर को बता देगी तो वो पुलिस बुलाएंगे और हम दोनों जेल जाएंगे, पर मैं जेल नहीं जाऊंगी, इसलिए अभी के अभी मार दो। तो ये सुनकर अब कार्तिक काफी डर जाता है और पुलिस के डर से आखिरकार उसकी बात मान लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मदी के गले पर पैर रखकर उसे जान से मार देता है और फिर सुबह जब शिवारामन घर वापस लौटता है तो घर के आंगन में पड़ी मदी की लाश को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। और यहाँ उसे समझ में आ जाता है कि ये कांड कार्तिक और काव्या का ही है, क्योंकि तिजोरी से सारा सामान गायब था और चाबी वहीं रखी थी जहाँ होनी चाहिए थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शिवारामन के पास उसका वही दोस्त मोहन कंडोलेंस देने के लिए आता है और कहता है कि शिवा, मुझे माफ कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। अगर मैं उस कार्तिक को यहाँ नहीं लाता तो आज तुम ये सब नहीं झेल रहे होते। तो ये सुनकर शिवारामन उससे कहता है कि नहीं मोहन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आखिर तुम भी तो कार्तिक को पर्सनली नहीं जानते थे और मैंने भी उसका भला करने का सोचा था, लेकिन क्या करें, किस्मत है, इसलिए जो होना है वो होकर रहेगा। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद शिवारामन पुलिस स्टेशन में जाकर कार्तिक और काव्या की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है और बार बार पुलिस को फोन करके केस के बारे में पूछता रहता है
कि मेरी बीवी के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन आज तक आप लोग कुछ नहीं कर पाए। आखिर आपका डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? लेकिन पुलिस वाला उससे कहता है कि सर, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये कोई आपकी आर्मी नहीं है जहां सामने दुश्मन को देखकर फायर कर दिया जाता है। यहाँ सबूत, गवाह और बहुत कुछ चीजें देखनी होती हैं, जिसमें वक्त लगता है। इसलिए जब भी हमें कोई अपडेट मिलेगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पर फिलहाल आप बार बार फोन मत करो, क्योंकि इस तरह आप अपना और हमारा सभी का टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब शिवा को लगता है कि पुलिस इस मामले को ढीले में ले रही है, इसलिए वो अपने सीनियर ऑफिसर से इस मामले में दखल देने को कहता है। लेकिन वो ऑफिसर भी उसे घुमाता रहता है और पुलिस से इस बारे में कोई बात नहीं करता। और फिर इसी बीच एक दिन शिवारामन कहीं पर जा रहा होता है और तभी उसे शहर में अचानक काव्या नजर आती है। अब उसे देखते ही उसका गुस्सा वापस आ जाता है और फिर वो मौका देखकर उसके सर पर वार कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालता है और फिर रिजॉर्ट के पास ले जाकर अपनी गन से मार देता है। लेकिन शिवा के लिए ये काम अधूरा होता है, क्योंकि उस वक्त कार्तिक काव्या के साथ नहीं होता, यानी वो उस जगह पर अकेली होती है। इसके बाद शिवारामन अपने दोस्त मोहन को फोन करके ये बात बताता है कि मैंने उस लड़की को मार दिया है, लेकिन कार्तिक मुझे कहीं नहीं मिला। तो ये सुनकर मोहन कहता है कि तुमने अच्छा किया, लेकिन वहाँ कोई सबूत मत छोड़ना। और रही बात कार्तिक की, तो वो भी जल्द ही हमें मिल जाएगा। इस बीच हमें ये भी दिखाया जाता है कि असल में शिवारामन को पहले से ही पता था कि रक्षण ने उसे काव्या को मारते हुए देख लिया था। खैर, अब प्रेजेंट में रक्षण उससे पूछता है कि फिर अब कार्तिक का क्या हुआ, क्या आपने उसे ढूंढ लिया? तो शिवारामन अब उसे आगे की कहानी बताता है। वो कहता है कि काव्या को मारने के बाद मैंने उसका फोन लिया और कार्तिक को कॉल किया। साथ ही मैंने उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश की और उसको पता न चले इस बात को ध्यान में रखा। असल में मैंने फोन पर उससे कहा कि क्यों कार्तिक, हिला डाला ना, अब तुम्हारी काव्या इस दुनिया में नहीं है और बहुत ही जल्द तुम भी नहीं रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। इसलिए अब जब तुम उसकी डेड बॉडी देखने आओगे तो मैं तुम्हारा काम भी तमाम कर दूंगा। ये सुनकर अब कार्तिक जवाब देता है कि किसने कहा कि मैं काव्या की डेड बॉडी देखने आऊंगा? मेरे पास अब तुम्हारा ढेर सारा पैसा है, जिस वजह से एक लड़की गई तो दूसरी अपने पास आ ही जाएगी और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। अब प्रेजेंट में शिवारामन रक्षण से कहता है कि मेरे पास अब सिर्फ एक बुलेट ही बची है और वो कार्तिक की छाती में उतरेगी। मैंने उस दिन बात करके उसकी लोकेशन तो पता कर ली, लेकिन मुझसे बात करने के बाद वो वहाँ से भाग गया। पर मैं सीसीटीवी कैमरे की मदद से आखिर में उस तक पहुँच ही जाऊंगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में वो हर जगह अपने सबूत छोड़कर जाएगा ही जाएगा और इसी बेसिस पर मैं उसे पकड़ लूंगा। अब दूसरी तरफ ज्योतिका को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि काव्या को एक पुरानी बुलेट से मारा गया था, जो कि आर्मी ऑफिशियल्स के पास होती है। तो ये जानते ही उसका शक सीधा शिवारामन पर जाता है और साथ ही उसे पता चलता है कि शिवारामन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, जबकि काव्या के ऊपर कई चोरी के केसेस ऑलरेडी दर्ज थे। इसके बाद ज्योतिका सीधा शिवारामन के पास जाती है और पूछती है कि क्या आपने काव्या को मारा? तो शिवारामन बिना कोई विरोध के अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने उसे मारा था। अब कातिल के पकड़े जाने की वजह से ज्योतिका सभी को रिलीज कर देती है, जिसके बाद सभी लोग रिजॉर्ट से जाने लगते हैं। इसी बीच जब वो फैमिली वहाँ से जा रही होती है तो तभी उनका बच्चा अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। अब ये देखकर मदन उस आदमी की मदद करने की बजाय उल्टा वापस रिजॉर्ट के अंदर चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ एम्बुलेंस आती है और फिर उस बच्चे को लेकर उसकी फैमिली हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। फिर केस सॉल्व होने के बाद मामला ठंडा हो जाता है और ऊपर से अब तक एमएलए के ऊपर कोई छापा भी नहीं पड़ता। इसलिए अब एमएलए उस रिजॉर्ट पर आता है और अपने आदमियों से कहता है कि मेरे पैसे लाकर गाड़ी में रख दो, अब कोई नहीं आ रहा। तो अब उसके आदमी अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने वो पैसे छुपाए थे वो पैसे अब वहाँ पर मौजूद नहीं होते। और फिर जब एमएलए को ये बात बताई जाती है तो वो भी शॉक में रह जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में एमएलए के आदमियों ने वो पैसे रिजॉर्ट की चिमनी में छुपाए थे, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मदन और संजना कुछ बैग्स लेकर एक जगह पहुँचते हैं और शॉकिंगली वहाँ बाकी सभी मेंबर्स भी होते हैं, यानी वो बिजनेसमैन अक्षय, वो फैमिली वाला आदमी, उसकी बीवी और उसका बच्चा। अब ये लोग वहाँ पर किसी का इंतजार कर ही रहे होते हैं कि तभी सामने से ज्योतिका वहाँ पर आ जाती है और फिर हमें पता चलता है कि ये सब ज्योतिका और अक्षय का प्लान था। असल में इन लोगों ने मिलकर एमएलए के पैसे हड़पने की साजिश रची थी और ज्योतिका और अक्षय को पहले से पता था कि एमएलए के पास ढेर सारा पैसा है, इसलिए उन्होंने पहले एक झूठी खबर फैलाई थी कि उसके घर पर रेड होगी, ताकि वो अपने पैसे कहीं छुपाए। और फिर एमएलए के आदमियों को फॉलो करने पर इनको पता चलता है कि उन्होंने पैसे रिजॉर्ट में छुपा दिए हैं। इसके बाद ज्योतिका ने एक एक आदमी को रोल देकर उस रिजॉर्ट में स्टे करने के लिए भेजा, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि असल में पैसे कहाँ छुपाए गए हैं
पर इससे पहले कि ये लोग कुछ जान पाते, इतने में काव्या की हत्या हो जाती है। अब पैसे हाथ से ना निकल जाएं, इसलिए अक्षय बार बार मैनेजर से पूछता है कि पैसे कहां पर छुपाए हैं, अगर सच बताओगे तो तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। इस तरह अब लालच में आकर मैनेजर उसको लोकेशन बता देता है कि पैसे चिमनी में छुपे हुए हैं। फिर आखिरी दिन जब केस क्लोज हो जाता है तो मदन और संजना रिजॉर्ट में वापस आते हैं और सारे पैसे पैक करते हैं और एम्बुलेंस में डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस एम्बुलेंस का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही दो लड़के होते हैं जिन्हें ज्योतिका ने मूवी की शुरुआत में गांजा के केस में पकड़ा था, और वो बच्चा भी बेहोश होने का नाटक कर रहा था ताकि मदन और संजना अंदर जाकर सारे पैसे पैक कर लें। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्योतिका की टीम शिवारामन को पुलिस स्टेशन ले जा रही होती है, लेकिन तभी शिवारामन अपनी स्टिक की मदद से स्टीयरिंग अटकाकर उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और वहां से फरार हो जाता है। अब बाकी पुलिस वाले ज्योतिका को फोन करके ये खबर दे देते हैं, तो वो कहती है कि हम उसको ढूंढ लेंगे, आखिर वो बुढ़ा कहाँ जाएगा। और फिर कुछ दिनों बाद खबर आती है कि कार्तिक नाम का एक तमिल लड़का केरल जा रहा था और तभी किसी ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। और इसी तरह से ये मूवी यहाँ दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मूवी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर जाकर खत्म हुई। अब मूवी में कई सीन बहुत ही जल्दी में दिखाए गए हैं, जैसे पूरा क्लाइमेक्स और फिर वो एक्सीडेंट और लास्ट में कार्तिक का मरना। ऐसा इसीलिए क्योंकि फिर मूवी और लंबी जा सकती थी, और वैसे भी सस्पेंस खुलने के बाद मूवी में लोगों को मजा नहीं आता, इसलिए डायरेक्टर ने एकदम पॉइंट पर आकर मूवी को विराम दे दिया। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लेकिन अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि अगली ऐसी ही शानदार कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही धांसू कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।